नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको पता है कि ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही खास कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं सैर पर भी, देते हैं फिटनेस के मंत्र भी और मिलवाते हैं मेहमान से भी। तो दर्शकों, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं हमारे आज के कार्यक्रम से। हमारे नंबर्स हैं 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज किस महत्वपूर्ण विषय पर हम आज खास चर्चा करने जा रहे हैं। आज बात होगी मोबाइल की आदत और उसके दुष्परिणाम के बारे में, साथ ही मिलवाएंगे हमारे खास मेहमान से भी। दर्शकों, तिथि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है तिथि पर। तो देख लेते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तिथि विक्रम संवत 2081 चैत माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है और 18 अप्रैल 2024 तिथि है। दिन है गुरुवार। दर्शकों, इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, क्योंकि कुछ ना कुछ खास घटित होता है हर दिन इतिहास में। तो 18 अप्रैल को क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में, आइए नजर डालते हैं। 1681 में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ था। 1902 में अपराधियों की पहचान के लिए डेनमार्क ने सबसे पहले फिंगरप्रिंट दर्ज करने शुरू किए थे। वहीं 1950 में विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली गांव की 80 एकड़ भूमि दान करके भूदान आंदोलन शुरू किया। 1978 में आधुनिक नई दिल्ली का निर्माण करने वाले शोभा सिंह का निधन हुआ था। वहीं 2001 में भारतीय सीमा में घुस आई बांग्लादेश की सेना की गोलीबारी से भारत के 16 जवान शहीद हुए थे। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इतिहास से जुड़ी हुई। इसी प्रकार से विचार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, क्योंकि कई बार हमारी सोच बदल जाती है एक विचार को सुनकर। तो आइए देखते हैं इस बार क्या कुछ खास है विचार में। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। और ये अमृत वचन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के। बिल्कुल सही है बात की, जो उम्मीदें होती हैं वे हमें खुद से रखनी चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। दर्शकों, आप जैसा कि जानते हैं कि भारत का महापर्व आने जा रहा है। लोकतांत्रिक देश है भारत, और जिसका अर्थ है यहाँ की सरकार लोकतंत्र के नियमों के आधार पर चुनी जाती है और हमें अपने अधिकारों का उपयोग करना है। हम सभी को वोट ज़रूर करना है। ये महापर्व बहुत ही समीप है, तो हम सभी को जागरूक रहना है। खासकर जो 18 वर्ष के युवा होंगे उनके लिए ये महापर्व होगा। उनको अपने अधिकारों का उपयोग करना है। सरकार को चुनने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ एक युवा होंगे जो अपनी बात को साझा करेंगे। आइए देखते हैं वे क्या सोचते हैं लोकतंत्र के लिए। मेरा नमस्कार। मेरा नाम सौम्या श्रीवास्तव है। मेरा पहला वोट देश के लिए है। मैं ऐसी सरकार चुनना चाहती हूँ जो हम युवाओं के रोजगार के बारे में सोचे, ताकि हमारा देश उन्नति की ओर बढ़े। आओ हम सब मिलकर गाएं, हम वोट देने जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मेरा नाम खुशी श्रीवास्तव है और मैं एक लॉ विद्यार्थी हूँ। आज मुझे अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है। मैं अपना पहला मतदान करके देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मैं भारतवासियों से अपील करती हूँ कि आइए और जिस उत्साह से मैं अपना पहला मतदान करूंगी, उसी उत्साह से आप भी अपना मतदान करके देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। मैं आपसे कहना चाहूंगी, चलो उठो साथियों, अपना कर्तव्य निभाएं, करके मतदान देश का भविष्य बनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो ये तो थे कुछ युवतियां जिन्होंने अपने विचार हमसे साझा किए। कितना महत्वपूर्ण है मतदान देना, अपने बारे में बताया कि वे कितनी उत्साहित हैं। दर्शकों, सुबह सुबह हम आपको सुनाते हैं एक मधुर सा भजन। नमस्कार,
भोपाल दूरदर्शन से प्रस्तुत है आप सभी के लिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राम भजनों पर प्रस्तुत हमारा ये कार्यक्रम। जैसा कि सभी जानते हैं कि राम की अपनी महिमा है। राम जी जहाँ एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, वहीं उनका पूरा जीवन एक आदर्श के रूप में हम अपने जीवन में उनकी सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। यानी राम नाम की अपनी महिमा है। इस राम नाम के आगे सब कुछ शून्य है, केवल राम ही है जिसका अपना महत्व है। तो राम नाम की महिमा का, राम नाम के गुणगान का गाना ही हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आए हैं। प्रस्तुत है हमारा ये भजन। सीताराम
कल ही हमने रामनवमी का शुभ पर्व मनाया और इसी उपलक्ष्य में हमने आपको राम जी पर आधारित एक मधुर सा भजन सुनाया। दर्शकों, अब हम आज के मेहमान में मिलवाने जा रहे हैं आपको जानी मानी समाज सेविका, जिन्होंने 20 साल में 4500 से अधिक बच्चों को अपनी मुहिम से जोड़ा और हाल ही में आपको क्वाइट इनोवेटर्स अवार्ड से भी नवाजा गया है। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी घोष मैम आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे मैम, हाल ही में आपको क्वाइट इनोवेटर अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं, किस प्रकार से आपने इसकी पूरी तैयारी की? और जैसा कि हमें पता है कि 20 साल में आपने 4500 से अधिक बच्चों को अपनी मुहिम से जोड़ा है, तो शुरुआत कैसे हुई थी? कृतिका, ये शुरुआत ऐसे हुई कि ये एजुकेशन पे कुछ करना था, शिक्षा पे कुछ करना था, क्योंकि हमें लगता है कि शिक्षा सबका राइट है, बिल्कुल, चाहे वो रिच फैमिली से हो या पुअर फैमिली से। हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, पर वाकई में क्या राइट टू एजुकेशन पहुंच पाता है उन बच्चों को जिनको ज़रूरत है? तो हमने सोचा भोपाल में कुछ एक अलग उन बच्चों के लिए करें जो अभी भी डिप्राइव्ड है क्वालिटी एजुकेशन से। बिल्कुल। तो हमने संग्रहालय को इनका लर्निंग सेंटर, इनका एजुकेशन सेंटर बनाया, जहाँ पे हमने संग्रहालय पे उनके साथ कोलैबोरेशन किया। स्लम से बच्चों को पिक करते हैं, डेली म्यूजियम्स में ले जाते हैं और म्यूजियम्स के एग्जिबिट के माध्यम से इनको एजुकेट करते हैं बिना किताबों के। बिल्कुल। और 20 सालों से मैं इस काम को कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे जो अभी भी थोड़े से वंचित हैं, उन बच्चों को नए सिरे से, नए जगह से एक अच्छा माहौल दे करके इनको एजुकेट करूँ। और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं शिक्षा में जब हम लोग इनको इस तरीके से एजुकेट करते हैं। बिल्कुल मैडम, आपने सही बात की कि बच्चे तो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन इनके माता पिता जिनकी सोच बिल्कुल विपरीत है कि अगर ये पढ़ेंगे तो काम कब करेंगे, पैसे कब कमाएंगे, तो उनकी सोच को बदलने में आपने किस प्रकार से उनकी सोच बदली, उनको किस प्रकार से मोटिवेट किया, ये भी जानना चाहेंगे। कृतिका, जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो मैंने 40 बच्चों से शुरुआत करी थी और एक बहुत ही मलिन बस्ती थी, मीरा नगर, 12 नंबर के पास मीरा नगर नाम की बस्ती थी जी। और ये सारे बच्चे जो थे ये सारे पन्नी बीनने वाले बच्चे थे। तो जब हम पहली बार इस बस्ती में गए और उनसे बात करी तो उनको जब हमने कहा कि हम बच्चों को बस्ती से बाहर लेके जाएंगे और इनको हम शिक्षा प्रदान करेंगे, तो सबसे पहले सवाल था माँ बाप का कि मैडम अगर बच्चे भूखे ही रहेंगे तो फिर शिक्षा से क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि अगर पेट ही खाली रहा, भूखा ही रहा इंसान, तो एजुकेशन से क्या होगा। हमने उनको कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम अपना जो टाइमिंग होगा स्कूल का ऐसे टाइम पे रखेंगे जब बच्चे वापस आते हैं पन्नी बीन कर, और उन लोग जो भी उनके जो रैग्स होते हैं वो वहाँ पे बस्ती में बेच के फिर वापस हमारे साथ स्कूल आएंगे। तो हमारा आज तक का अभी भी 20 सालों में टाइमिंग हमारा दोपहर का ही है 3 से 5, ताकि कोई भी बच्चा अगर कोई किसी भी अच्छे काम पे जा रहा है या कहीं पे भी काम पे जा रहा है तो वो काम से वंचित ना हो, साथ में शिक्षा भी। पर बात ये आती है कि जब हम बच्चों को बस्ती से बाहर लेके आते हैं जी, बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो हमारे साथ भी वो आया, क्योंकि एक और एनजीओ था जो उस बस्ती में काम कर रहा था। तो अचानक 40 बच्चों से 4 बच्चे पे आ गए हम। तो हमें समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तो पता चला कि वहाँ पे जो एनजीओ था जो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पता नहीं आपके बच्चों को बस्ती से बाहर लेके जा रहे हैं, कहीं बेच तो नहीं देंगे, कहीं एक्सप्लॉइट तो नहीं करेंगे, कहीं गलत काम तो इनसे नहीं करवाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर हमारे लिए चैलेंज हमें लगता, क्योंकि हम भी इस फील्ड में नए थे, तो हमें लगा कोई बात नहीं। ये 4 बच्चे जब आने लगे, इसके बाद जब ये वापस बस्ती में जाने लगे, इनमें जो चेंजेस दिखा उनके पेरेंट्स को, इनका बोलने का तरीका, इन लोग का बॉडी लैंग्वेज, इनके रहन सहन, इनका तरीका, शिक्षा में इंटरेस्ट लेना, तो तब क्या हुआ, ये बाकी पेरेंट्स जो जिन्होंने अपने बच्चों को बैठाया था, धीरे धीरे ये बच्चे वो बच्चे भी आने लगे, क्योंकि उनको लगा कि अगर ये बच्चे चेंज हो रहे हैं तो हमारे बच्चे भी चेंज होंगे। तो ऐसे चैलेंजेस आते गए। उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि तब हमारे लिए वो बच्चे ही थे जो बाकी बच्चों को संदेश पहुंचाते थे कि हम लोग किस तरीके से सीख रहे हैं। बिल्कुल, आपके हौसले बुलंद थे, इसलिए आप यहाँ तक पहुँच पाए। और उनमें से कई बच्चे निरक्षर भी आते होंगे जिनने कभी पढ़ाई करी ही नहीं होंगी, और
काफ़ी उम्र के भी होंगे, तो उनको किस प्रकार से आप ग्रूमिंग करते थे? कृतिका, हमारे जो एंट्री लेवल है वो है 5 से 10 साल का। 10 से ऊपर वाले हम लोग शुरू में जब था 10 से ऊपर वाले हम लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि क्या होता है 10 से ऊपर वाले बच्चों को मोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। हमने शुरुआत ही करी उन बच्चों से जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, जो शिक्षा जो ड्रॉप आउट्स हैं और जो शिक्षा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हमने शुरुआत ही उन बच्चों से की। धीरे धीरे 2008 में जब राइट टू एजुकेशन एग्जिस्ट हुआ तो हमने कोशिश करी कि इनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए। बट यही है कि मेन स्ट्रीम में जोड़ने के बाद भी ये बच्चे स्कूल से भाग आते हैं म्यूज़ियम स्कूल में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है वो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और यही हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है कि हम लोग एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई दबाव नहीं कि आप नहीं आओगे तो आप एग्ज़ाम पे नहीं बैठ पाओगे। हम सिर्फ एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि ये बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें और आगे तक ये बच्चे जाते हैं हमारे। बिल्कुल मैम, कई बच्चे तो सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई करके बहुत आगे जा चुके होंगे, उनमें से कुछ के एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ से पहला बैच जो है अभी ये लोग सेटल्ड हैं। हमारे यहाँ से एक बच्ची जो पढ़ के निकली है वो JLU से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, अभी न्यूज़ 18 नोएडा में प्लेस्ड है, अपना काम कर रही है और वहाँ पे उसकी प्लेसमेंट हो गई है जी। एक बच्चा है जो TCS में काम कर रहा है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वापस म्यूज़ियम स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन करे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने जिस तरीके से पढ़ाई करी है हम चाहते हैं कि बाकी हमारी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको हम पढ़ा सकें, हम जिस तरीके से पढ़े हैं। तो कुछ एज अ टीचर्स भी ज्वाइन किए, कुछ अपना काम शुरू करे हैं जो हम म्यूज़ियम स्कूल में इनको सिखाते हैं डिफरेंट लाइवलीहुड्स पे, डिफरेंट वोकेशन पे जो काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। तो कुछ बच्चे अपने लाइवलीहुड पे भी काम शुरू किया है, जहाँ ये अब वो सारे प्रोडक्ट्स बना के अमेज़न तक पे ये इनके जो प्रोडक्ट्स है वो सेल हो रही है। और यही बच्चे हैं जो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो कौशल विकास के लिए आप किस प्रकार से इन बच्चों को तैयार करते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले देख लेते हैं कि कौन से बच्चे को किस करना सबको है, पर कौन से बच्चों को किस चीज़ पे इंटरेस्ट है, कैसे ये करते हैं, किस तरीके से, फिर उस हिसाब से इन लोगों को हम ट्रेनिंग करवाते हैं कि कैसे तुम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ पे या इस पर्टिकुलर काम पे, स्किल पे और ज़्यादा ध्यान दोगे और ज़्यादा ये करोगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ कभी जोड़ देते हैं कि ये बच्चे वहाँ पे जाके और ज़्यादा इस पे ट्रेनिंग ले और आगे बढ़े। तो ऐसे ही चाहे वो डांस हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो हाथ के डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स का काम हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को अलग अलग एकेडमी में डाल के, अलग अलग इंस्टीट्यूट पे डाल के और इन पे कौशल इस पे काम करें ताकि ये लोग चाहें तो इसी लाइवलीहुड को आगे ले जा सकें। बिल्कुल मैम, आपको सुपर 30 टीचर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। टीचिंग में क्या आपको बचपन से इंटरेस्ट था? आपके शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे कि शिक्षा आपने किस क्षेत्र में प्राप्त करी, क्योंकि अब तो आप एक आइडल बन चुकी हैं टीचिंग में भी और सोशल वर्क में भी। कृतिका, कौन सी लड़की है जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा? मुझे तो ऐसा लगता है बचपन में हर लड़की का सपना होता है कि हम टीचर बनेंगे। बिल्कुल। और कॉपी करेक्शन, कॉपी चेक, गुड लगाना, स्टार लगाना, ये तो मुझे लगता है कि बचपन में गुड्डे गुड़ियों का खेल हो जाता है हर लड़कियों के लिए। तो मेरा भी सपना था कि मैं भी टीचर बनूंगी, पर जब मैं 2004-05 में जब मैं बीएड कर रही थी, यहीं से भोपाल से ही मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया जी। तो मैंने बहुत सीरियसली किया था। तो जब मैं बीएड कर रही थी तो तब मेरे हस्बैंड मिस्टर प्रदीप घोष ने मुझसे पूछा था कि क्या आप भी बीएड कंप्लीट करके किसी मेन स्ट्रीम स्कूल में ज्वाइन करोगे और 4 लोगों के लिए कमाओगे या कुछ अलग करना चाहोगे? और ये जो म्यूज़ियम स्कूल का जो ब्रेन चाइल्ड है, जो फॉर्मेशन है, ये प्रदीप घोष जी का ही है और जो मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ ऑन फील्ड पे। तो मैंने कहा कि क्या अलग कर सकते हैं एजुकेशन क्षेत्र पे। तो तब जाके हमने जितने भी मॉडल्स हैं इंडिया के, अलग अलग मॉडल्स हैं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का शांतिनिकेतन मॉडल, अरविंद आश्रम का मॉडल, CFL का मॉडल, ऋषि वैली का मॉडल, आपने खुद से कितनी रिसर्च करी? वही मतलब ये सारे चीज़ पे हम ये पूरे जगह पे हम लोग गए, अलग अलग जगह पे जाके वहाँ के मॉडल्स को हमने देखा, समझा। फिर हमें लगा कि अब भोपाल में क्या कर सकते हैं, और हम सबको पता है भोपाल इज़ हाईली रिच इन म्यूजियम्स। बिल्कुल। तो हमने कहा क्यों ना म्यूजियम्स को लर्निंग सेंटर, और म्यूजियम्स का मैंडेट होता है एजुकेशन, क्यों ना म्यूजियम्स को लर्निंग सेंटर्स बनाएं उन बच्चों के लिए जो बच्चे
वंचित हैं क्वालिटी एजुकेशन से। तो क्वालिटी एजुकेशन थ्रू म्यूजियम्स हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, एजुकेशन तो आपकी सबसे खास हॉबी है, ये तो हमको पता चल गया। इसके अलावा आपकी कौन कौन सी हॉबीज़ हैं? कृतिका, क्या होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद ऐसा लगने लगता है कि क्या क्या छूटा है। बिल्कुल। और ये छूटने वाला जो दर्द है, कभी ऐसा लगता है कि शायद मौका नहीं मिला या अपने आप को हमने खुद एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि हमारे वाले टाइम पे इतना प्लेटफॉर्म्स भी नहीं होते थे, इतने ऑप्शंस ओपन भी नहीं होते थे। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी अपने इस पे मैं एक्सप्लोर करूं। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं कुछ नए नए चीज़ें सीखूं। तो अभी फ़िलहाल ऐसा हुआ था कि कोविड वाले टाइम पे हम सबको पता है कि किस तरीके से एक ही कमरे में सब लोग रह के घर के अंदर बंद होके किस तरीके से हम लोग करते। तो मुझे भी तब बहुत, क्योंकि स्कूल बंद था और बच्चे मेरी जान थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है म्यूज़ियम स्कूल मुझे आज तक जो खुशी जो मुझे मिलती है उस जगह जाके, तो मैं वो सब चीज़ें मिस कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मतलब मेरा जो आइडल माइंड है वो चलता रहे और कुछ क्रिएटिव होता रहे। तो मैंने गोंड आर्ट पे मैंने कोशिश करी कि कैसे मैं इस क्रिएटिव आर्ट को मैं कर सकूं। तो 4 दिन का एक वर्कशॉप लगा था, जब जस्ट लॉकडाउन ब्रेक हुआ था उसके बाद 4 दिन का एक वर्कशॉप मैंने मानव संग्रहालय में अटेंड किया गोंड आर्ट का। और मैंने जाते ही उनको बोला कि देखिए मैं नौसिखिया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है और मैंने कभी आर्ट पेंट नहीं किया है, तो आप मुझे बताओगे इसका तरीका कि कैसे इसको करा जाता है। और पहला क्लास था, सब लोग जो बाकी लोग थे वो बहुत अच्छे से कर रहे थे। मुझे लगा कि कहीं मुझे मैं इनके सामने बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है। फिर 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि मैं क्यों अपने आप को जज करूं, मैं तो नौसिखिया हूँ, क्यों ना मैं यहाँ से शुरुआत ही करूँ। चाहे कोई बात नहीं, एज हो गया पर शुरुआत तो यहाँ से कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जज करने वाला वहाँ पे बाकी मेरे सिवा और कोई नहीं था। तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी एंड बिलीव मी, आज भी इन 4 सालों में आज भी मैं कभी भी फ्री टाइम पे चुपचाप नहीं बैठी हूँ। मैं इस गोंड आर्ट को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी तो ऑलमोस्ट मैं साड़ी पे, दुपट्टे पे, बाकी चीज़ों पे मैं इस गोंड आर्ट को मैं कोशिश करती हूँ करने का। और धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना, तो ये मुझे एक सुकून देता है, एक मुझे बहुत खुशी देती है कि मैं किसी अच्छे चीज़ पे, किसी क्रिएटिव चीज़ पे मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाई और मैं कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैम आपकी हॉबी की बात हुई। आपकी साड़ी और ज्वेलरी जिसके लिए आप जानी जाती हैं, वो किस प्रकार से आप कलेक्शन करती हैं, क्योंकि आपकी जो मैचिंग होती है बिल्कुल अनूठी होती है। कृतिका, ये मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा गोल्ड के प्रति कभी भी बहुत फैसिनेशन मुझे नहीं था। और मुझे ऐसा लगता था कि क्यों ना ऐसा कुछ अलग, शुरू से एक अलग करने की इच्छा थी। एजुकेशन पे भी अलग किया, बिल्कुल। ज्वेलरी भी मुझे लगा कि क्या हो सकता है जिससे मतलब दूसरों से अलग हो। तो ये सारे कलेक्शंस मैं जहाँ जाती हूँ, जो यूनिक, जो ट्राइबल यूनिक मुझे दिखता है ज्वेलरी में, मैं कोशिश करती हूँ कि वो सारी चीज़ें एक जगह करूँ, संगठन करूँ, कलेक्ट करूँ, उनको खरीदूँ, ताकि मैचिंग तो मेरी बाद में होती है। पहले तो मैं ज्वेलरी कलेक्शन करती हूँ, उसके बाद मैं मैचिंग करती हूँ कि किस तरीके से इसको मैच किया जाता है। और यही होता है ना कि तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है जब तुम कोई चीज़ अलग करना चाहते हो। तो शायद अभी मेरी आइडेंटिटी उस चीज़ पे बनी हुई है कि कैसे अलग, किस तरीके से हम कर सकते हैं। आप अपनी संस्कृति से भी बहुत जुड़ी हुई हैं, जैसा कि हम जानते हैं नवदुर्गे होते हैं तो दुर्गा अष्टमी होती है, उसमें भी आपको देखा है। क्या आप गाने का भी शौक़ रखती हैं? मैं गाने का तो शौक़ रखती नहीं हूँ, पर गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर पे सभी लोग, मेरे बेटा, बेटी, हस्बैंड, सभी लोग गाना गाते हैं। दे आर इनटू म्यूज़िक, सभी लोग। बिल्कुल। एंड मुझे सुनने का शौक़ बहुत है, पर गाना कभी वो ट्राई नहीं किया है। पता नहीं आगे जाके शायद हो सकता है कभी एक्सप्लोर करूं, पर अभी तक तो नहीं किया है। हाँ, डांस में कभी मैंने कभी नहीं स्टेज पे कभी कोई परफॉर्म नहीं किया। पर अभी 2 साल पहले की बात है, एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि हम लोग ऐसे घर का प्रोग्राम कर रहे हैं, और घर का प्रोग्राम मतलब अपने खुद का है, काली बाड़ी है और खुद के इन हाउस प्रोग्राम है, तो आप एक बार ट्राई करके देखो, हो सकता है कि आप अच्छा करने लगो। मैंने कहा मेरे से बनता ही नहीं है, कभी स्टेप्स किया ही नहीं है, कुछ ऑन स्टेज आया ही नहीं है, कभी ये मौका मतलब एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा करके तो देख सकते हो। फिर मुझे लगा कि हाँ, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अब वो कोशिश कर, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना, तो मैंने जब कोशिश करी तो उन्होंने कहा आप तो अच्छा कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट जागा।
तो अब क्या हो रहा है, अभी फिर हमारा एक फंक्शन है, May 12 को डांस का प्रोग्राम है जो होने वाला है MP वेस्ट पे। तो अभी उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, उस पर भी कर लेते। तो अभी क्लासिकल जितने, फिर बाकी जो ऐसे भी डिफरेंट डांस फॉर्म्स अभी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मतलब बिना कोशिश किए अगर उस पर कर दो कि कैसे होगा, तो फिर शायद हार मानना हो जाता है। जब आप कोशिश करो तभी आपको लगता है कि हाँ शायद ये स्किल मुझ में है जो मुझे एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हौसले बुलंद हो तो सभी राह आसान हो जाती है। मैम, परिवार का सहयोग भी इसी प्रकार से बहुत ज़रूरी है। आपके परिवार का सहयोग आपको कितना प्राप्त हुआ, क्योंकि आपने काफ़ी बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, जियो दिल से अवार्ड भी आपने प्राप्त किया, हाल ही में क्वाइट इनोवेटर अवार्ड प्राप्त किया है। परिवार का सहयोग किस प्रकार से आपको मिला? कहते हैं ना कि बिना परिवार के सहयोग से आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मेरे परिवार का सहयोग भी बहुत 100% मैं कह सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप वर्क प्लेस एंड फैमिली को बैलेंस कर लेते हो, तब आपको कोई भी काम में आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। और मेरे साथ भी यही है कि मैं बहुत बैलेंस करके चलती हूँ कि मेरी फैमिली भी नेग्लेक्ट नहीं हो किसी भी तरीके से। मेरे 2 ट्विन्स बच्चे हैं, शुरू से ये लोग देख रहे हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं, तो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और मैंने कोशिश करी कि मेरी फैमिली कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो, कभी भी कोई मतलब उनको नेग्लेक्ट करके मैं कोई काम ना करूं। तो मैं अपने टाइम को मैनेज करती थी, बिल्कुल टाइम मैनेज करती थी कि बच्चे को भी मैं पूरा ध्यान दे सकूं और वर्क प्लेस पे भी मैं पूरा ध्यान दे पाऊं। इसीलिए शायद मैंने कभी जॉब नहीं कोशिश करी, क्योंकि जॉब में आप बंध जाते हो कि आपको इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे आना है। तो इसलिए मैंने शायद कभी जॉब के लिए कभी मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं दोनों तरफ फिर ध्यान रख सकूं। जब अपना काम होता है तो हम दोनों तरफ ध्यान रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट है, पूरे फैमिली से मिला मुझे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है मैम, और हम सभी महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। मैम, नारियों को और सशक्त होना है आज के समय, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो लेडीज़ हैं, जो बेसिकली होम मेकर्स है, इतना आसान नहीं है बच्चों को एक पूरा घर को संभाल के घर से बाहर निकलना। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं कृतिका जी, मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं, उन महिलाओं की कॉल्स आते हैं जो अभी 50-55 प्लस हैं और बच्चे अपने मुकाम पे पहुंच गए हैं, सेटल हो गए हैं, सब लोग अपने अपना काम कर रहे हैं। अब उनको लगने लगा कि हमने क्या किया ज़िंदगी में। तो मैं चाहती हूँ ऐसे लोग, आप लोग बिल्कुल एक्सप्लोर करिए, बाहर निकलिए, अपने आप को, अभी आपके पास अगर टाइम है, जब जागो तब सवेरा। अगर आप अभी भी कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, किस फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो मौका कभी ना गंवाएं। बिल्कुल आगे निकलें, बाहर आइए और अपने आप को एक्सप्लोर करिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और ज़रूर उस पर काम करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुशी आपको दुगनी होगी जितना आपने बाकी अपने बच्चों को भी बड़े करने में किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी, आपने बहुत ही अच्छे से अपने बारे में बताया और किस प्रकार से आपने अपनी समाज सेविका के रूप को बखूबी निभाया और किस प्रकार से समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, आपने बहुत अच्छे से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कृतिका, थैंक यू। दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलते हैं सैर पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 90 किलोमीटर की दूरी पर मालवा का कश्मीर कहा जाने वाला नगर नरसिंहगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 12 की ओर बहुत ही सुंदर घुमावदार पहाड़ियों के बीच जिला राजगढ़ ब्यावरा में स्थित है। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा ये नगर, जिसमें एक ओर राजाओं की सुंदर स्थापत्य कला से गढ़ा किला मुस्कुराता हुआ आन बान शान से खड़ा है, वहीं दो छोर की पहाड़ियों में भगवान शिव के मंदिर इसकी मानो रक्षा भी करते हैं और सुंदरता भी बढ़ाते हैं। यहाँ प्रवेश करते ही शानदार नक्काशी वाला द्वार स्वागत करता है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदरता की देवी ने अपने समस्त गुणों के साथ रूप धारण किया हो। एक छोटी झील जिसमें आस्था का प्रतीक देवालय सभी के मन में श्रद्धा की घंटियां बजा देता है। इस नगर का ये भी सौभाग्य रहा है कि यहाँ अपने समय के मशहूर अभिनेता
अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की बनाई गई फिल्म आन की शूटिंग भी की गई थी। बहुत ही खूबसूरत रूप लिए नरसिंहगढ़ को देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसे मध्य प्रदेश के मालवा अंचल का कश्मीर होने के लिए ही गढ़ा हो। भारत के स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयासों में नरसिंहगढ़ का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 के भी पहले सन 1836 में नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार कुंवर चैन सिंह जी ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए वीरता पूर्वक लड़ाई की और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। नरसिंहगढ़ के रहवासियों में संपन्नता एवं विपन्नता के बीच समन्वय है। राजगढ़ जिले में प्रवेश करते ही उद्योग ग्राम पीलूखेड़ी है, जहां पर कई बड़े औद्योगिक कारखाने स्थापित हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। नरसिंहगढ़ का इलाका मूलतः राजस्थान प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र होने से राजस्थानी संस्कृति की झलक क्षेत्र में चहुं ओर दिखाई देती है। यहाँ की बोली, यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान, यहाँ का मनोरंजन, यहाँ की कला सभी राजस्थानी संस्कृति को ओढ़े हुए हैं। राजस्थानी बोली की मिठास कानों में चारों ओर खुलती सी प्रतीत होती है। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। भोपाल के नजदीक होने से पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों के साथ प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों ने इसके पर्यटन आकर्षण में चार चांद लगा दिए हैं। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में नरसिंहगढ़ का किले का मंदिर, अमर शहीद स्वर्गीय कुंवर चैन सिंह जी की छतरी देखने लायक है, जो वीरता और बलिदान की गाथा कहती सी प्रतीत होती है। यहीं पर किले के पास एक सुंदर तालाब बना हुआ है, जो ऐसा लगता है कि मानो कश्मीर की डल झील हो। उसमें नौका विहार करने का आनंद ही कुछ और है। तो ये तो थी खूबसूरत वादियाँ नरसिंहगढ़ की। दर्शकों, अब हम आज की बात में बात करने जा रहे हैं मोबाइल की आदत और उसके दुष्परिणाम के बारे में। और आज स्टूडियो में इसी टॉपिक पर विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ है सोनम छेत्रानी जी, जो कि मनोवैज्ञानिक है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, मोबाइल जो कि हमारी आदत बन चुकी है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं लगता है, और हर पल में हम मोबाइल को हाथ में लेते हैं, उसको ऑन करते हैं और नोटिफिकेशंस चेक करते हैं। क्या है ये मोबाइल की आदत? क्यों इतना ज़्यादा एडिक्शन हो चुका है आज के समय मोबाइल का हर आयु वर्ग में? कृतिका, देखिए, ये कहना तो गलत नहीं होगा कि आदत बन गई है, पर आदत से ज़्यादा हम एडिक्शन को समझते हैं। एडिक्शन होना मतलब ऐसा बिहेवियर कि आप उससे दूर रह ही नहीं पा रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर में आ गया है। और जब वो बिहेवियर में आ गया है तो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो हमें फैमिली का भी ध्यान नहीं है, टाइम का ध्यान नहीं है, हम देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि हमारा कोई और काम इनकम्प्लीट है तो हम वो कर लें, और एक पॉइंट पे जाके हम कई चीज़ें इग्नोर करने लगते हैं। आप किसी बच्चे के हाथ से मोबाइल ले लीजिए, देखिए वो कितनी जल्दी आपसे चिड़चिड़ करना स्टार्ट करते हैं। तो उस वर्चुअल वर्ल्ड में रहने की वजह से जो दिक्कतें आपके बिहेवियर में आने लगती हैं, दैट इज़ एडिक्शन। बिल्कुल। बच्चों की बात ही नहीं है, सिर्फ हम अपनी भी बात करें। एक समय था जब घड़ी पहनते तो पल पल में घड़ी देखने की आदत थी, लेकिन अब घड़ी छोड़कर हम मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल का ऑन करते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं। पल पल में हमें नोटिफिकेशन चेक करने की आदत हो चुकी है। ऐसा क्या है कि क्यों हम इसके बिना नहीं रह पाते हैं? देखिए, कुछ टेंडेंसीज़ हैं। आप जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं आसपास में, तो एक चीज़ देखने के लायक है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपके अंदर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट तैयार हो जाता है। आपको लगता है मैं किसी दुनिया से, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे दूर हो रही है। तो उस केस में हम बार बार अपने नोटिफिकेशन चेक करते हैं, हम बार बार देखते हैं कि हम वेल कनेक्टेड हैं उस दुनिया से या नहीं है, जबकि वो वर्चुअल वर्ल्ड है। बिल्कुल, ये डिजिटल प्रेजेंस जो है वो हमें लगता है बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर हम कहीं जाते भी हैं, अगर हमने स्टेटस अपलोड नहीं किया तो ऐसा लगता है हम उस दुनिया से छूट जाएंगे या लोगों तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। कि ये जो मनोस्थिति रहती है, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस मनोस्थिति से हर पल का अपडेट क्यों करना चाहता है हर व्यक्ति? देखिए, 10 में से 9 लोगों के अंदर नोमोफोबिया कहते हैं, या उनको ये एंग्शियसनेस या एंग्जाइटी बनी रहती है कि वो उस चीज़ से दूर रहेंगे तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको लगता है कि पूरा उनका वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम बच्चों की बात करते हैं स्पेशली, तो बच्चों का जो फ्रंटल लोब रहता है वो डेवलपिंग स्टेट में रहता है 16 to 25 के एज के बीच में, और यहाँ पे उनको डिसीजन लेना, और वो बहुत इम्पल्सिवनेस, आपने देखा होगा बच्चे बहुत इम्पल्सिव होकर रिएक्ट करते हैं चीज़ों के ऊपर में, उनमें वो क्षमता नहीं होती। तो जब उनमें वो क्षमता नहीं होती और हम उनको कुछ चीज़ें बताते जा रहे हैं तो उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वहाँ पे। और आप देखिए, कई बच्चे पढ़ लेते हैं पर आपकी कुछ बातों पे ध्यान नहीं देते। तो ब्रेन डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन, क्योंकि वो वहाँ पे उस चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते और वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक स्टडी है जहाँ पे ये कहा जाता है, बताया गया है कि 41% ऑफ पीपल ये नहीं देख पाते, ये समझ नहीं पाते कि फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में क्या फ़र्क है। तो ऐसे में स्पेशली बच्चे, बड़े तो है ही, स्पेशली बच्चे वहाँ वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमें ये फेक न्यूज़ है कि रियल न्यूज़ है और रिएक्ट कैसे करना है। बिल्कुल, आई थिंक सो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। बिल्कुल। और ये जो हमारी मोबाइल की आदत है, इससे कहा जाता है कि हमारा जीवन भी कम हो जाएगा। मतलब 10 साल जीवन हम अपना कम कर लेंगे। तो ये मोबाइल देखने की आदत का जो ड्यूरेशन है, ये किस प्रकार से कम कर सकते हैं? अपने मन को कैसे समझा सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, जो मन की आदत है, मन तो कह रहे हैं हम, पर देखा किसने है? मन महसूस होती है कई चीज़ें। सो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, जब आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले तो, कई लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, उनके कॉग्निटिव फंक्शंस पे उसका फ़र्क पड़ रहा है, ये भी सबको पता है। न्यूरोलॉजिकली भी कई चीज़ें, के एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बहुत क्योंकि बच्चों पे कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बड़ों में भी हो रहा है। थोड़े बच्चों की बात तो मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन वो माँ बाप को ही देख रहे हैं। और बच्चा सीधे बोलता है कि आप देख रहे हैं तो हम भी देखेंगे। यू आर राइट। सो एक थोड़े टाइम पहले केस आया था जहाँ एक बच्चा पैरालाइज्ड हो गया था, हाफ पैरालाइज्ड, और उनको हॉस्पिटल ले गए। तो वो पूरा टाइम बढ़िया अपना कोडिंग कर रहे थे कोविड ड्यूरेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेरेंट्स वर रियली हैप्पी कि बच्चा आगे जा रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, 7th में है, ये तो कॉलेज लेवल काम करना स्टार्ट कर दिया है, इसने बहुत कुछ कर लिया है वहाँ पे। दे वर रियली हैप्पी। ऑल ऑफ सडन एक दिन वो बेहोश हो गया, कोलैप्स हो गया कंप्यूटर के आगे। और जब डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने बताया कि ये पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस इसको हुआ है क्योंकि ओवर एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशन है। ये पूरा टाइम वहाँ बैठा रहता था और पूरे टेस्ट करा लिए, देयर वर नो प्रॉब्लम, उसके अलावा कुछ मिला नहीं। बट वो बच्चा थोड़े दिनों के बाद जब आया, बोला मुझे काउंसलिंग के लिए जाना है क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना है। वो अपने एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो चीज़ें उसने डेवलप की थी वो एग्रेसिव बिहेवियर के साथ डेवलप की थी, वो वही चीज़ें जी रहा था। बिल्कुल। इस प्रोसेस में डिजिटल डिटॉक्स नहीं हुआ कहीं भी। आपने आंखें ब्लिंक नहीं करी, हमारी आंखें स्पेशली जब हम ब्लिंक नहीं करते हैं, ब्लिंक क्यों करते हैं? कि ब्रेन को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिले। तो ब्लिंक हुई नहीं, ब्लिंक नहीं होने से वो पूरा टाइम उस चीज़ को देख रहा है और भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। बिल्कुल। सोनम जी, एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, आशीष जी हैं भुवनेश्वर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कृतिका जी नमस्ते। नमस्ते सर, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं सर। मेरा प्रश्न ये है, आजकल के माँ बाप, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अपनी जांच कराने के लिए छोटे छोटे बच्चों को देते मोबाइल, फिर लगता है मोटा चश्मा, फिर पत्नी को दोष देते तुम देखती नहीं, तुम दिन भर क्या करती रहती हो, ध्यान नहीं देती बच्चों को। जबकि पुरुष भी वही काम करता है, आगे खुद मोबाइल में लग जाता है और बच्चा जांच कराने के लिए बच्चों देता है। ये कितना घातक हो सकता है? मैम काफ़ी अच्छा प्रश्न है और हम सभी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बहुत जो मैं आपको कंटिन्यू कर रही थी उसी से जोड़ते हुए मैं इस सवाल का जवाब देती हूँ। डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं। बच्चे स्पेशली मम्मी पे ब्लेम करना या पापा पे ब्लेम करना, दोनों ही, जैसे यंग बच्चा आता है ना, वो सेल्फी शुरू है, सब शुरू है, वहाँ तक तो कुछ चीज़ें ठीक हैं, पर आप बच्चे के बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, वो भी टाइप ऑफ रेडिएशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे।
3 साल से किसी भी बच्चे को पहले मोबाइल प्रोवाइड कराना एक हैंड ग्रेनेड देने के समान है। आप उसको वो चीज़ दे रहे हैं जिसमें वो वर्चुअल वर्ल्ड में गुम हो जाते हैं। वन वे कम्युनिकेशन आपसे हो जाएगा, उनका कम्युनिकेशन सिर्फ वहीं से है। तो हमारे पास ऐसे केसेस आने लगे हैं जिसमें वो बोलते हैं कि मैम बच्चा बोलता ही नहीं है, ये तो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, ये कुछ काम करता नहीं है। तो जान छुड़ाने के लिए मोबाइल नहीं देना है, आप ज्ञान के लिए उसका इस्तेमाल करें, साउंड्स के लिए उसका इस्तेमाल करें, पर उस हैंड ग्रेनेड को बच्चों के डेवलपमेंट पीरियड में हैंड ग्रेनेड को थोड़ा सा दूर रखें। आप कई पेरेंट्स ये क्या कहते हैं, मैम ये तो ADHD है, ये तो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसको ये प्रॉब्लम है, ये लिख नहीं रहा, ये पढ़ नहीं रहा। वो सब चीज़ें लैक ऑफ स्लीप होती हैं कई बार, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया होता है कि बच्चों की नींद खराब हो जाती है। तो थोड़ा सा माइनर चीज़ों का ध्यान रखें, और जब आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं और आप ही बच्चों के सामने वो चीज़ें थोड़ा सा साइड करके रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सोनम जी, बहुत अच्छी बात कही है कि हमें खुद से थोड़ा सा दूर रखना सीखना पड़ेगा मोबाइल का, तभी हमारे घर में जो बच्चे हैं वो भी अपनी आदत बदलेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, अशोक जी हैं जबलपुर से। स्वागत है सर आपका। जी, मैं मैडम जी से ये जानना चाहता हूँ कि आज 4-4 साल के बच्चे हैं जो, उन लोग मैडम जी बिल्कुल मोबाइल से चिपके रहते हैं, पकड़े रहते हैं बिल्कुल भी, और वो छोड़ते ही नहीं है बिल्कुल मोबाइल को। जब तक उनका मन नहीं भर जाता 2 घंटे 3 घंटे तो साधारण बात है बिल्कुल उनके लिए, कितना भी बोलो वो मानते नहीं। तो इसका उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अशोक जी कह रहे हैं 2-3 घंटे, मुझे तो लगता है अगर मोबाइल हम नहीं लें तो वो छोड़ेंगे ही नहीं। जी मैम। देखिए, हम लोग सब वर्चुअल पपेट्स हैं। मैं कई बार अपने प्रोग्राम्स में इस वर्ड का इस्तेमाल करती हूँ। हम लोग सब वर्चुअल पपेट्स हो गए हैं। हमें एक्सेस बहुत जल्दी सब कुछ वहाँ मिलता है और हमें बहुत अच्छा लगता है वो सब, क्योंकि आपको यहाँ आपको कोई ग्रेटिफिकेशन मिल ही नहीं रहा है, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप बॉडी पे प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया, ब्लिंकिंग नहीं करने से ब्रेन में चीज़ें 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है तो उसका एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं। सपोज़ ये मेरा मोबाइल है, मैंने हाथ में लिया, आप इसका वेट देखिए कितना है। इसका वेट उतनी देर में आपके नर्व में ये सारी चीज़ें वहाँ जाएंगी और वो वहाँ पे एक हल्का सा पेन या एक प्रेशर आपको महसूस होगा। करीब 20-25 मिनट्स अगर आप इस स्टेट में हैं तो आप एक एडिक्शन की स्टेट में चले जाते हैं। और जैसे ही आपके हाथ से वो मोबाइल लिया जाएगा, बच्चे ही क्या, आपके हाथ से भी अगर वो मोबाइल लिया जाएगा तो आप चिड़चिड़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप बच्चों का डे कैसे प्लान करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई पेरेंट्स आजकल बहुत इजी हैं कि टेक्नोलॉजी है, हम तो ये सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं। मैंने देखा बच्चे आजकल गेम्स की तरफ हैं ही नहीं। आई डोंट सी कि कोई फाइन मोटर गेम्स खेलते हो बच्चे, या बहुत से बच्चे खेलते हैं, बट मैं मेजर बात कर रही हूँ, कैरम नहीं है, बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं। तो आपको डिज़ाइन करना होगा अपना पूरा दिन ऐसे कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व होकर वो चीज़ें करना शुरू करें। प्लस कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ब्रेन एकदम नंब हो जाता है, आगे पढ़ने लिखने में भी उनको दिक्कत होती है, फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल चले जाते हैं, जो एक डेवलपमेंट एज है 7 साल तक, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप नहीं हुई। तो आने वाले टाइम में बच्चे गलत चीज़ों की तरफ जाने लगते हैं। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स आप देखें तो बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल मैम, हम भारत की अगर बात करें, पूरे विश्व में हम भारतीय मशहूर हैं। वो इसलिए मशहूर हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़ करते हैं। और जैसा कि कुछ आंकड़े जो मुझे पता है वो 340 मिलियन से अधिक यूज़र्स हैं व्हाट्सएप में, बहुत अधिक हैं, सबसे ज़्यादा है। और टॉप में है इंडिया, जहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ किया जाता है, हर पल पे नोटिफिकेशंस आते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, हम भारतीयों के पास क्या इतना समय है या हमारी दिनचर्या ऐसी है? देखिए, पॉपुलेशन की बात है, यूटिलिटी की बात है, हमारे को एक टेक्नोलॉजी मिली है, पर लोग उसका मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, यह पोस्ट कर दिया, वो पोस्ट कर दिया। स्पेशली जब आप मिसिंग आउट वाली बात कहते हैं तो उनको ऐसा लगता है हमने कुछ मैसेज नहीं देखा तो वहाँ पे कुछ और मिस कर दिया। सो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कॉग्निटिव लेवल पे वो लोग ऐसा महसूस करने लगते हैं ज़िंदगी में कुछ कम हो गया है। तो यहाँ पे साइलेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने आप को देखना होगा, टाइम लिमिट्स देनी होंगी कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम में, कई लोगों को मैंने देखा है टाइमर लगा रहे हैं आजकल वो लोग कि हाँ मुझे दूर रखना है इन सब चीज़ों को। एंड प्लस वो लोग डिजिटल डिटॉक्स की तरफ भी जा रहे हैं। प्लस जहाँ बात करिए हमारे भारतीयों के पास इतना ज़्यादा टाइम है, तो मुझे लगता है हम एक्साइटेड हो गए उस टेक्नोलॉजी की तरफ
और क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रों में भी वो चीज़ें पहुंच गई हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। पर हमें सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस पे इक्वली काम करना होगा ताकि वो उस एरिया में नहीं चले जाएं जहाँ से उनको निकाल के लाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, प्रदीप साहू जी हैं भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप सर आपका। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं सर। मैं मैडम ये पूछना चाहता हूँ, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, इसमें कुछ नई साइकोलॉजी निकाल के थोड़ा सा क्या साइकोलॉजी काम करेगी? आज का वर्चुअल वर्ल्ड समाज या मोबाइल समाज और कल का वर्चुअल वर्ल्ड विवाह समाज तो आने वाला है, इसकी सोच होगी, क्योंकि सोच कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो हम एक अच्छे समाज की, एक विकसित समाज की जो कल्पना कर रहे हैं वो कैसे होगी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और गहरा प्रश्न है। देखिए, वर्चुअल वर्ल्ड से तो भाग नहीं सकते आप दूर नहीं रह सकते, पर क्या हमें स्विच ऑफ करना नहीं आता किसी चीज़ को, ये क्वेश्चन है। डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से जा रही हैं। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में लग रहा था कि हमारी डिपेंडेंसी, हमारी दुनिया कुछ ख़त्म हो गई। एआई को ऐसे ले आए वो लोग, हमें लगा कि शायद एआई के बगैर हमारा जीवन ही नहीं है, और एआई को इतना हाइप दे दिया गया कि लगा कि शायद कुछ चला जाएगा। बहुत एआई के साथ मिलके काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम गायब हो जाएंगे। हाँ, बहुत सी जॉब्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ा है, पर मुझे लगता है कि हम अगर टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हम उसके गुलाम नहीं बने, हमें उसका इस्तेमाल करना आ जाए, तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बहुत संक्षिप्त में आपने इतना बड़ा आंसर दे दिया है। मैम, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़े नहीं हैं, क्या वे सहज जीवन जी पाएंगे आगे? देखिए, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना और इस्तेमाल नहीं करने में फ़र्क होता है। अगर आपको नॉलेज है, आपकी चॉइस है कि आप उसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इट्स ओके। पर टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली पता होना ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम में कुछ चैलेंजेस उनको देखने पड़ सकते हैं। बिल्कुल। मैम, क्या वो समय आ गया है जब हमें नो मोबाइल डे बनाना पड़े, जैसे संडे बनाते हैं? इट्स अ वेरी इनोवेटिव क्वेश्चन एंड अ वेरी गुड सजेशन। आई थिंक सो लॉट ऑफ ऑफिसेज अगर आप देखेंगे तो उनमें पर्टिकुलर आवर्स में दे कांट यूज़ मोबाइल, बहुत सारे आ गए हैं। देर आर सर्कुलर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, स्कूल्स को बहुत सर्कुलर्स जा चुके हैं। देर आर जोन्स वेर यू कैन यूटिलाइज, आप सिर्फ अपना मोबाइल लेके वहाँ तक जा सकते हैं। सो थिंग्स आर देयर, प्लानिंग चल रही है और लोगों को आई थिंक सो बाय द स्लो प्रैक्टिस इट विल कम अप, लोग उसको समझना भी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। मैम, स्मोकिंग, ड्रिंक और मोबाइल एडिक्शन, इसमें से सबसे ज़्यादा घातक कौन सा है? आई थिंक सो ऑल एंड एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन तो आपको एडिक्शन जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कॉग्निटिव लेवल पे बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं। सो बी वेरी अलर्ट। पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस, अब तो अगर मैं रिहैब में जहाँ काम करती हूँ वहाँ ऑटिज़म, पहले हम बच्चों में ऐसे देखा करते थे कि सामने ऑटिज़म इन चीज़ों की वजह से हो रहा है, अब डिजिटल ऑटिज़म प्रेजेंट है। तो ये एक नया वर्ल्ड है जहाँ पे आपको डिजिटल ऑटिज़म भी देखने को मिलेगा एंड वो अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो देयर आर मेनी चेंजेस इन द वर्ल्ड। डिजिटल ऑटिज़म क्या किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है? स्टार्ट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड, जैसे कि कई कॉलर्स ने प्रश्न पूछे कि बच्चे बहुत देर तक वहाँ पे रहते हैं और बहुत देर रहने की वजह से जो उनके थॉट्स हैं या जो उनके ब्रेन का मूवमेंट है वो बहुत चेंज हो जाता है, तो इट कैन हैपन एनी टाइम। सो इट्स स्पेशली अलर्ट रहिए जब आपका बच्चा न्यू बॉर्न टू 7 to 8 years है, वहाँ पे बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है एंड टू क्योर इट इज़ वेरी मच क्योरेबल, पर बहुत टाइम लगता है और कई बार तो पेरेंट्स को पता ही नहीं लगता कि क्या कर रहा है। वो बोलते हैं मैम पता नहीं क्या हरकत चालू कर दिया है, ये तो पापा का नाम भूल गया है, ये तो कुछ और बात करता है। सो डेवलप बहुत सारे चीज़ों से वो मिलता जुलता दिखेगा, पर वो डिजिटल ऑटिज़म होता है। बिल्कुल। मैम, एक रील बनाने की आदत जो कि रियल नहीं होती है, वो रील ही होती है, वो क्यों है? युवाओं में ज़्यादातर है और आजकल तो हाउसवाइफ्स और फिर मिडिल एज विमेंस हैं और महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही है, ऐसा क्यों है? उनके लिए आप क्या कहेंगी? उनको कुछ संदेश भी अगर आप देना चाहें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो बनाएं, अपने स्किल्स को जहाँ तक वो प्रमोट करते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है कि मैंने एक रील अपलोड की, कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं कुछ बिजनेस कर रही हूँ तो मैंने उसको, स्पेशली आप क्लोथिंग इंडस्ट्री देखें या कोई ऐसी इंडस्ट्री देखें जहाँ एक्सक्लूसिव है, एक छोटी सी रील बहुत कुछ काम कर जाती है। सो आपको ये देखना है कि आप उसको कितनी देर के लिए आप रेजिस्ट कर पा रहे हैं, आप पोस्ट कर रहे हैं,
आप डाल रहे हैं, आपको जो यहाँ नहीं मिला रियल वर्ल्ड में वो वर्चुअल वर्ल्ड में आपको अवेलेबल है। पर लाइक्स पे, कमेंट्स पे जो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं उनमें एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, झगड़े हो जाते हैं, रिलेशनशिप टूट जाते हैं। उसके लिए आई सजेस्ट थोड़ा सा पॉज लीजिए। ये सब चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके रिलेशन ही ख़त्म हो जाए खुद से, इस सुंदर दुनिया से, स्पेशली इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट से कनेक्ट बना के रखें, रिश्ते बना के रखें, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें और स्किलफुली उसको यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल मैम, आज के समय सभी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। मतलब एक ज़माना था जब सेलिब्रिटीज़ होते थे, एक्टर एक्ट्रेस बनते थे, लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है, उसके बारे में आप बताएं। देखिए पहले बहुत सारी चीज़ें थी, हम किसी का चरिस्मेटिक लीडरशिप देख के या उसकी पर्सनालिटी देख के हम वो ट्रेट्स लेने लगते थे जी। तो इन्फ्लुएंस करना क्या है कि वो कुछ चीज़ लाते हैं, कुछ सामने देते हैं, कुछ चीज़ें लाइक हमारी भी कॉन्वर्सेशन है तो आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को नहीं लग सकती। तो ट्रेंड्स के पीछे भागना, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। कई ट्रेंड्स आपके लिए अच्छे नहीं होते। आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप कौन से इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, किस तरह पहुँचा रहे हैं। अच्छी बात है आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पर आप कौन सी इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। ग्रास्प क्या कर रहे हैं आप, कौन सी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करने जा रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि बनाने वाला तो कंटेंट बना के डाल देगा, उसमें कितनी सच्चाई है ये कई बार लोगों को पता नहीं होता। स्पेशली लोगों को एक ट्रेंड मिलता है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पता नहीं ऐसे वैदिक साइंसेज में कुछ चीज़ें होंगी भी नहीं, वो लोग वहाँ बोलना स्टार्ट करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल सो बी अलर्ट। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इसी प्रकार से कई बार जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो पहले ही अपडेट हो जाती है बिना तथ्यों के, बिना टीवी खोले। आजकल मोबाइल में ही सारी न्यूज़ उपलब्ध है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जेन्युइन न्यूज़ होती है कि नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। देखिए वेरिफिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप कुछ ऐसे ऐप्स, कुछ ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें जहाँ रिलायबल इन्फॉर्मेशन आती है। एंड देयर इज़ कई बार ये जो फेक मैसेजेस, गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया है, जो साइबर एजेंसीज हैं उन्होंने भी बहुत काम किया है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जो काम करते हैं उन्होंने कई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं जिससे कि हमें पता लग जाता है कि ये न्यूज़ प्रॉपर नहीं है। उस न्यूज़ को फॉरवर्ड करने, पढ़ने, बोलने से पहले आप वेरीफाई कर लीजिए ये कितनी रिलायबल न्यूज़ है। सो स्पेशली फॉलो द चैनल्स या ऐसी चीज़ों को फॉलो करें जहाँ रिलायबल और क्रेडिटेबल चीज़ें हों आपके पास में। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैम, बैटरी अबाउट टू डाई, जैसे ही देखते हैं बैटरी अबाउट टू डाई, एक एंजाइटी होती है, हम शायद हर किसी में है कि मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने वाली है, इसके बाद क्या होगा, इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए ये थोड़ा सा आई वॉज कनेक्टिंग, पहले भी मैं इस चीज़ के बारे में बता रही थी। नोमोफोबिया कहते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो जाता है इस कंडीशन में। 10 में से 9 लोगों में ये कंडीशन रहती है। जैसे ही मोबाइल में वो रेड बार आती है या आपको अलार्म आने लगता है तो आपको लगता है पता नहीं, सम पीपल स्पेशली वो पैनिक स्टेट में जाने लगते हैं और उनको लगता है कि मेरी दुनिया में से कुछ ख़त्म होने वाला है, मेरा कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। और वो कनेक्शन ख़त्म होना उनके लिए ऐसे लगता है, वो लोग पैनिक करना स्टार्ट करते हैं। तो आई हैव अ रिक्वेस्ट, थोड़ा सा बैटरी ही ख़त्म हुई है, आपका कोई जीवन यहाँ से कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप वर्किंग हैं और आप अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, वहाँ पे आप बैलेंस आउट करके चलते हैं, तो ये कंडीशन नहीं आएगी। बट नोमोफोबिया काफ़ी लोगों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सोनम जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आज हमने बात की मोबाइल की आदत और उसके दुष्परिणाम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी। दर्शकों, उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी आज की चर्चा बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई चर्चा थी, और उम्मीद करेंगे कि आप इसी प्रकार से हमारा ये कार्यक्रम देखते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।